नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार 10वें दिन भी जारी है। तो वहीं आंदोलन के मद्देनजर किसानों की आज सरकार के साथ 5वें दौर की बैठक होगी और इससे पहले 3 दिसंबर को आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे राष्ट्रीय राजधानी की तरफ जाने वाली सड़कों को बंद कर देंगे। आपको बता दें कि किसानों और सरकार की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। तो दूसरी ओर आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री ने आज समाधान निकलने की उम्मीद भी जताई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के प्रतिनिधि सरकार से बातचीत करने के लिए निकल चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज 2 बजे विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत होगी किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में। हालांकि किसान प्रतिनिधियों का तो ये कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो इस आंदोलन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ बोली भी है कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान उन्होंने कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो अब हम संसद की ओर कूच करेंगे और साथ ही साथ सभी टोल प्लाजा पर भी कब्जा करने की उन्होंने चेतावनी दी है। इससे पहले हुई 4 दौर की बातचीत में कुछ नतीजा नहीं निकला है और किसान प्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगें नहीं मान रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चौथे दौर की वार्ता के बाद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया था कि चौथे दौर की बातचीत में कहीं ना कहीं कुछ गतिरोध जरूर टूटा है। इसीलिए वो शायद उम्मीद लगा रहे हैं कि 5वें दौर की बातचीत में, यानी कि आज की जो बातचीत होगी, उसमें कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। आंदोलन पर कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से सरकार कह रही है शायद आखिरी वार्ता है, लेकिन किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और किसानों ने एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है। 8 दिसंबर को भारत बंद का उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही साथ आज उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पुतला फूकेंगे और तमाम जो परिस्थितियां किसानों के आंदोलन के इर्द गिर्द जो बनी है, भले ही वो पंजाब और हरियाणा के किसानों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब किसान आक्रोशित हो रहे हैं, लगातार उनका गुस्सा अब दिखाई देने लगा है। हाल ही में दिल्ली के पास में गाजियाबाद के बॉर्डर पर छुटपुट हिंसा की भी खबर आई थी। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ कोविड वैक्सीन का खतरा भी लगातार बना हुआ है, इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि अब सरकार भी अब एक्टिव मोड में आ चुकी है और आज के दौर की इस वार्ता के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा, ऐसा सरकार को भी पूरी उम्मीद है। तो मैं आपको बता दें कि इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राहुल लाल जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार माथुर जी। राहुल जी, जिस प्रकार से इतने दिनों से किसान लगातार धरने पर बैठे हैं और आज 10वां दिन उनके इस आंदोलन को हो चुका है और आज 5वें दौर की बातचीत होने वाली है, सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आज ये गतिरोध टूटने के पूरे आसार है, तो वहीं किसानों ने चेतावनी दे दी है 8 दिसंबर को भारत बंद के ऐलान की और साथ ही साथ टोल प्लाजा पर कब्जा करने की। किस प्रकार से देखते हैं राहुल जी कि अभी तक की जो 4 वार्ता हुई हैं, हालांकि वो बेनतीजा रही है, लेकिन आज की वार्ता को लेकर काफी उम्मीद लगाई जा रही है? उम्मीद इसलिए लगाई जा रही कि अब दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। रात के समय में टेम्परेचर 7 डिग्री तक भी पहुंच जा रहा है और जिस तरह से कोरोना का पूरा समय है यहाँ पे, तो ऐसे स्थिति में सरकार को भी काफी गंभीर हो जाने की जरूरत है जी। अच्छा तो ये होता उमंग जी की किसानों के साथ वार्ता को काफी गंभीरता के साथ सरकार तभी शुरू कर देती जब वो पंजाब में आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली आने से पहले ही। लेकिन चलिए कोई नहीं, अगर आज भी कुछ सकारात्मक फैसले या कुछ निर्णय हो जाते हैं तो हम लोग यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर आज के बैठक में कोई निर्णय नहीं निकल पाता है तो फिर देखिए ये गतिरोध समय के साथ और बढ़ता चला जाएगा। इस चीज को भी समझना पड़ेगा सरकार को भी। जी,
बिल्कुल राहुल जी, और माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, कहीं ना कहीं शायद आज इस वार्ता का कुछ ना कुछ नतीजा निकालने के सरकार भी मूड में है, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वार्ता से पहले एक आपातकालीन एक बैठक बुलाई है, जिसमें रक्षा मंत्री भी शामिल हैं, गृह मंत्री भी शामिल हैं, कृषि मंत्री भी शामिल है और रेल मंत्री भी शामिल है। क्या कहेंगे राहुल जी? एक तरह से सरकार के प्रयास तो दिख रहे हैं कि चूंकि कई सारे मंत्री, पूरे केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों का पूरा इन्वॉल्वमेंट वार्ता की तैयारी में दिख रहा है जी। लेकिन मैं साथ साथ सरकार को ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार अपना दिल बिल्कुल बड़ा करके जाए जी। सरकार को ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए कि हम किसान को मांगों को मान रहे हैं या कहीं झुक रहे हैं, उठ रहे हैं। देखिए, सरकार जनता के लिए होती है। आप किसानों का बिल लाए हैं, किसान के लिए है। अगर किसानों को उसमें परेशानी महसूस हो रही है, उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर लग रहा है कि बहुत बड़े संशोधन की जरूरत है, संशोधन करना चाहिए। लग रहा है कि बिलों को जो है कि उसको विड्रॉ करने की जरूरत है, विड्रॉ कर दीजिए। लेकिन आप सोच लीजिए कि 10वां दिन है, दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी आबादी है, वो पैक है, उनके दृष्टि से अच्छी नहीं है, कोरोना के दृष्टि से अच्छे नहीं है, किसानों के खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली का टेम्परेचर जिस तरह से हो रहा है और उसमें भारी मात्रा में सीनियर सिटीजन है, तो ये टकराव की स्थिति कहीं से भी अच्छी और बेहतर स्थिति नहीं है। सरकार को त्वरित तौर पर समाधान देना चाहिए। देखिए, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा उमंग जी की कहीं न कहीं इतना जो देर लगा है इस पूरे मामले में, इसका मुख्य कारण ये रहा है कि एक विश्वास की कमी रही है। जो सरकार और किसानों के बीच में जो विश्वास होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन गैप भी रहा पहले से, नहीं तो इतना लंबा समय भी नहीं लगता जी। तो सरकार को चाहिए कि जब भी आप इस तरह का कोई कानून बनाए, आप कानून बनाते समय अगर किसानों का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से अगर बातचीत हो गई होती, तो आप यकीन मानिए कि आज ये समस्या नहीं देखने के लिए मिलती हम लोगों को जी। भारतीय स्वयंसेवक संघ की जो अनुषांगिक इकाई है, भारतीय किसान संघ, सोच के देखिए कि वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। आपके जो सरकार के जो बड़े बड़े घटक दल हैं, आपका सबसे पुराना घटक दल अकाली दल था, वो भी असंतुष्ट है। जेजेपी की तरफ से भी चेतावनी मिल रही है। खुद राजस्थान में हम लोग देख रहे हैं, इनके सहयोगी हनुमान बेनीवाल की तरफ से भी चेतावनी के संकेत दिख रहे हैं जी। तो इनके और ये आंदोलन काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि मैं आंदोलन के फर्स्ट दिन से ही अलग अलग सीमाओं पे मैं जा रहा हूँ। तो शुरुआत में जो संख्या थी और अभी आज जो 10वें दिन बाद जो संख्या है, उस संख्या में कोई तुलना नहीं है। तो वो बहुत बड़ी संख्या है। लगातार सीमा पे कई किलोमीटर पीछे तक जो है कि वो बिल्कुल ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरी पड़ी हुई हैं और लोग बिल्कुल जमे हुए हैं। तो ये आंदोलन भी अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। खुद सरकार के लोग बोलते हैं कि उन लोगों को विश्वास नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा होगा। उनको जी पहले तो उनको भी यही विश्वास नहीं था कि ये आंदोलन दिल्ली तक पहुंचेगा। उनको विश्वास था कि हरियाणा के भीतर ही हम इसको रोक लेंगे। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है, उसमें हमारे विचार से किसानों की समस्या को समझना चाहिए। और खुद भी मैं बार बार कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर के बजट में उन्होंने घोषणा की थी कि 2022 तक में किसानों के आय को डबल करना है जी। तो अब उस समय उन्होंने एक तरह से नीति आयोग में जो प्रधानमंत्री जिसके पदेन अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक तरह से वहां पे कमेटी बनी थी, अशोक गलवाई कमेटी। और उस कमेटी के से पूछा गया था तब सरकार के द्वारा कि किसानों के आय को कैसे डबल किया जाए। तो उस कमेटी ने सिफारिश किया था कि आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम से कम 12% आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप किसानों के आय को 2022 तक में डबल कर सकेंगे जी। हम लोग अगर आंकड़े उठा के देखते हैं उमंग जी, तो 2014 से 2019 के बीच में जो औसत जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहा भारत का, वो रहा 2.5%। और अभी जो इधर एवरेज आ रहा है 3 से 3.5% तक हम लोग अभी वर्तमान में देख रहे हैं जी। तो अशोक गलवाई कमेटी के सिफारिशों से भी हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत पीछे चल रहा है। तो ऐसे में 2022 में किसानों के आय डबल करने का जो पूरा मामला है, वो आपका पीछे छूट रहा है। तो सरकार को बहुत ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ही बहुपक्षीय ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है इस समय। और जी इस समय अगर कुछ बड़े निर्णय, देखिए ये आंदोलन का समय है और इसमें पूरे देश और दुनिया का फोकस अगर इंडियन एग्रीकल्चर की तरफ गया है, भारतीय कृषि की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया मौका है कि आप एक तरह से फोकस करें आप किसानों के ऊपर जो है। क्योंकि देखिए, मैं ये भी बताऊंगा कि भारत जब 2001 में WTO का मेंबर बना था, WTO के दबाव भी होते हैं, क्योंकि हम लोग कई अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते करते हैं, वहां पे भी ये चीज था कि आप MSP 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, आप किसानों को जो है कि सब्सिडी नहीं दे सकते। लेकिन हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि 2018 से जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार हुआ, उसके बाद अब WTO की प्रासंगिकता किस रूप में रही, उसकी प्रासंगिकता कितनी घटती चली गई। तो एक तरह से भारत सरकार को एक जो कृषि सुधार लाने चाहिए, वो ना तो WTO को देखते हुए आना चाहिए, ना वर्ल्ड बैंक को देखते हुए आना चाहिए, ना भारतीय पूंजीपतियों को देखते हुए आना चाहिए।
आपको कृषि रिफॉर्म्स लाना है भारत में, भारत की जरूरतों के मुताबिक हमारा कृषि रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल खुल के, और हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा, जो किसान है, ये किसान जो है कि अब वो जो इनकी अगली पीढ़ी है काफी पढ़ी लिखी, नई युवा पीढ़ी भी जो है कि शामिल है, जो पूरे इस मामले को समझते हैं, कानूनी बारीकियों को भी समझते हैं। ये 3 कानून है। एक तो ये कि उमंग जी, हमें बड़ी खुशी हुई कि जब मैं आंदोलन स्थल पे गया, क्योंकि हम लोग प्राय देखते हैं कि आंदोलन स्थल पे अधिकांश लोगों को कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो तकनीकी मामले होते हैं। लेकिन जो वहां पे जो युवा, जो नई पीढ़ी के लोग थे, वो इसके प्रतियां लेके घूम रहे थे। तो बहुत सारे आंदोलनों को हमने देखा है। तो इस आंदोलन की क्वालिटी और इसका प्रशासन कई मामलों पे जो है कि वो पिछले कई आंदोलनों का रिकॉर्ड और मिथक भी तोड़ रहा है ये आंदोलन, उमंग जी। तो ऐसे में सरकार को काफी गंभीरता से, सख्त रूप से विचार करने की जरूरत है। हालांकि पिछले बैठक के बाद जब कृषि मंत्री सामने में आए थे, तो उन्होंने हालांकि कुछ जो उनका जो एक तरह से उन्होंने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चीजें कही कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा आपत्ति हम लोग प्रथम दिन से ही व्यक्त कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या किसानों को न्याय के लिए जो आप एसडीएम या डीएम के पास आप भेज रहे हैं, वहां पे आगे के लिए अपील करने के लिए फिर उनके अधिकार को छीना जा रहा था सरकार जी। बिल्कुल राहुल जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसके बारे में एक अपडेट यहाँ पर आ रही है। हालांकि न्यूज़ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो कौन कौन से मुद्दे या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसपे सरकार किसानों को सहमति दे सकती है। एक तो उसमें एक सबसे मुख्य पॉइंट है एपीएमसी का दायरा बढ़ाना, एमएसपी को और सशक्त करना, और पहले जैसा कि अभी आप बता ही रहे थे एसडीएम या डीएम के पास किसान जा सकते हैं अपनी समस्या को लेकर, तो उसके बारे में ये अपडेट आ रही है कि सिविल कोर्ट तक का रास्ता किसानों के लिए खोलने पर विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और अपडेट हमारे दर्शकों को हम दे दें कि अब देशव्यापी विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में। उसमें तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने भी किसानों का साथ देते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान पर तेजस्वी यादव बैठ चुके हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी अब सरकार के खिलाफ सुर विरोध के देखे जा सकते हैं। विवेक पाठक जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नेता है बीजेपी के। राहुल जी, आपके पास आऊंगा, विवेक जी से भी सवाल ले लेते हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। विवेक जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है विवेक जी से किसी तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो राहुल जी, एक तो देशव्यापी प्रदर्शन अब धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है सरकार के खिलाफ विरोध में। अब पहले तो सिर्फ कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी किसानों के साथ में, और बीजेपी ने, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने आरोप भी लगाया था कि ये असली किसान नहीं है, और इन किसानों, अगर ये है भी सही असली, तो इन किसानों के पीछे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां इन्हें बैक सपोर्ट कर रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि अब इन आरोपों को निराधार करते हुए अब खुलकर विपक्षी पार्टियां हैं या जो भी बीजेपी के विरोध में, वो अब धीरे धीरे सड़कों पर उतर रहे हैं किसानों के समर्थन में। क्या कहेंगे राहुल जी? नहीं, देखिए, ये विपक्ष का धर्म होना भी चाहिए। मैं इस आंदोलन को बिल्कुल शुरुआती तौर पर हम लोग, आप लोग, सब लोग, हम लोग देख रहे हैं कि यह आंदोलन जो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे लोग लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उकसाया है। किसानों का स्वाभाविक आंदोलन था। बाद में जैसे जैसे ये आंदोलन बड़ा होता चला गया, विपक्ष के दल सारे के सारे इससे जुड़ते चले गए जी। और अगर विपक्ष इस आंदोलन से नहीं जुड़ता है या इसमें अपनी आवाज सुर में सुर नहीं मिलाता, फिर तो वैसे विपक्ष की कोई प्रासंगिकता भी नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही यही है कि अगर वो जनता, कहीं सरकार से निर्णय लेने में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो वो जनता की आवाज बने। तो इसलिए इसको मैं तो उसी रूप में देखता हूं, क्योंकि राजनीतिक दल काफी बाद में आए हैं इसमें। जिस समय ये आंदोलन उस समय आया था, उस समय तो पॉलिटिकल पार्टीज संसद में ये लड़ाई लड़ रही नहीं थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं थी। चौथे दौर की वार्ता तक भी नहीं थी, और यहां तक कि किसानों ने किसी को आने भी नहीं दिया था, ना उन्हें राजनीतिक मंच प्रदान किया। और जबकि एक सबसे जरूरी बात यहां पर यह कि किसान खुद नहीं चाहते कि हमारा ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाए। और इसीलिए एक यहां पर एक अपडेट भी आई थी राहुल जी कि कहीं ना कहीं किसानों ने एक ऐसे ग्रुप्स बनाए थे अपने ही बीच के लोगों के, जो सुबह सुबह ही तैनात हो जाते थे, पूरे इस जो जमावड़ा है किसानों का, उसके चारों तरफ खड़े हो जाते थे, और ताकि वो इस चीज को श्योर कर सकें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यकर्ता या बड़ा नेता हमारे इस आंदोलन में शामिल ना हो जाए। इस चीज को वो खुद भी इंश्योर कर रहे थे। लेकिन ठीक है, जैसे कि आपने भी कहा, और ये होना भी चाहिए, एक स्वस्थ। आज देखिए, जो गॉडसे को जो मानने वाले लोग हैं, उनका पटना आगमन हुआ है, और नीतीश कुमार जी ने हमारे बापू को कैद कर रखा है, महात्मा गांधी को कैद कर रखा है। हम लोग चाहते थे कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने हम लोग संकल्प लें, हम लोग किसान
किसानों के मांग के साथ खड़े हैं। जो एमएसपी की जो बात है वो होना चाहिए और किसानों का आय दुगुना होना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग जो है महागठबंधन के जितने हमारे दल हैं, चाहे लेफ्ट पार्टीज के हों या कांग्रेस पार्टी हो, आज हम सब लोगों ने ये फैसला किया कि महात्मा गांधी जी के मूर्ति के सामने संकल्प लें। लेकिन मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार जी, अभी आप देखे होंगे गॉडसे के मानने वाले लोगों का जो आगमन पटना हुआ है उसके वजह से हमारे बापू को कैद कर दिया गया है। तो हम लोग जो है सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो काला कानून है इसको वापस लिया जाए और प्राइवेट टाइज जो किया जा रहा है कृषि क्षेत्रों को, जो प्राइवेट कंपनियों के हाथों जो हमारे खेती बाड़ी को जो बेचा जा रहा है, इससे हम लोगों को देश से बचाने का काम करना है। प्रधानमंत्री जो है कई लेवल पे बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। देखिए सारा जो है वो भारत सरकार बात करने की, जहाँ तक बात है वार्तालाप की बात है, तो किसानों को जो है भारत बंद करने की ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब खाना लेकर के जब किसान अपना गए मीटिंग के बाद अपना खाना खाएं, आपने देखा होगा उन्होंने अपना खाना ही नहीं बल्कि सारी सामग्री जो है अपना लेकर के गए थे। और भारत सरकार जो है पूरी तरीके से नौटंकी कर रही है, एक दिखावा कर रही है। अगर करना ही है तो आप मौखिक रूप से क्यों बोल रहे हैं? आप लिखित तौर पे आप बोलिए। आप पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला करके एमएसपी का जो बात है या किसानों का जो डिमांड है आप उसको इंक्लूड कीजिए। और ये तो आपने देखा कि रेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, LIC बेच दिया। तो ये थे तेजस्वी यादव जो अब अपने सभी समर्थकों के साथ में पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठ गए किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में। तो वहीं तमिलनाडु से भी इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, पश्चिम बंगाल भी अब इससे अछूता नहीं है। अब ऐसा लग रहा है किसानों के इस आंदोलन को अब कहीं ना कहीं पूरे देश की आवाज मिल रही है। खैर चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ में चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। चंद्रमोहन जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सुन रहे जी बिल्कुल। मंजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। मंजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्ते सर। जी विवेक पाठक जी हमारे साथ पहले से बने हुए हैं, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक जी आपके पास मैं आना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि अब देशव्यापी आंदोलन ये होता जा रहा है। पहले तो विपक्षी पार्टियां इसमें खुलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो भी अब खुले मैदान से किसानों के समर्थन में उतर आई हैं। और हालांकि आज 5वें दौर की बातचीत होनी है, सभी को ये उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे विवेक जी? सर्वप्रथम मैं विपक्ष वालों से जानना चाहता हूं कि आखिरकार किसानों के हित की बात किसने की थी? सिर्फ और सिर्फ वो एक ही पार्टी थी, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का आह्वान किसने किया था कि हमारे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए? क्या वो कांग्रेस पार्टी ने किया था? क्या कांग्रेस पार्टी ने बिल किया था, पास किया था? नहीं किया था। और अगर पास किया है किसानों के हित की बात करके, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं जानना चाहता हूं, ये लोग कह रहे थे, मैं सुन रहा हूं इनको बड़े प्यार से, ये लोग कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? अरे भाई साहब, आपको ध्यान होना चाहिए किसानों की हित की अगर बात करते हैं। किसानों के लिए अगर आप सड़कों पे बिठा लोगे, किसानों के लिए भड़काने की कोशिश करोगे, तो मेरा बेचारा किसान, हम किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। ये एक वही किसान है जो देश को विकास की राह पर चलने के लिए मजबूरी नहीं बल्कि उसका साथ दे रहा है। यही किसान की नीति है और हमारी भी स्पष्ट नीति है, प्रतिबद्धता है किसान के प्रति कि किसान की आय दुगनी 2022 तक करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगी। किसानों को भड़काओगे, किसानों के साथ में आकर कुछ लोग जो अराजक तत्व हैं उनको पीछे खदेड़ने का काम करिए। अगर आपको हित है, देश के हित है, देश का हित चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आंदोलन में शामिल होने की कोई किंचित मात्र भी जगह नहीं होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर किसी को अपना हक मांगने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा था कि आप आंदोलन मत करिए, लेकिन ये भी नहीं कहा था कि आप इस तरह से सड़कों में आग लगा देंगे। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हम किसानों की बात के लिए, बात जानने के लिए उनको हमने बुलाया है, मीटिंग की है, बैठक चल भी रही है, हो भी चुकी है, हो रही है। उसका निष्कर्ष आज की चर्चा का मैं कहता हूँ तू मैं होने के साथ साथ
स्पष्ट रूप से इस चर्चा का मेन मकसद निकले, सुन लीजिए, मेन मकसद निकले आज का जनता जनार्दन के पास में इसका निष्कर्ष पहुंचे कि हाँ आज कुछ इस चर्चा में हुआ। मैं जानना चाहता हूं किसान लोग जो आ रहे हैं, क्या उनकी जो मांगे हैं क्या वो पूरी नहीं हो पा रही हैं? हो पा रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नेताओं को, किसान नेताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कुछ यहाँ से लेकर जाइए। अरे हम वो कुछ ना कुछ लेकर क्या जाएंगे, हमने तो सब कुछ पहले दे दिया है, अब वो क्या लेके जाएंगे? जो कुछ मांगे हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। अब ये भड़काने का काम बंद कीजिए। जिस तरह से किसान खेतों में एक बिल्कुल विवेक जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने ही बोला है कि हर किसी को अपना हक मांगने का अधिकार है और किसान आंदोलन के जरिए अगर अपना हक मांग रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि उनके हक को देने में कुछ चूक तो आपसे भी हो गई है। और अभी आपने ही कहा है कि वैसे तो आप सब कुछ दे रहे हैं किसानों को, लेकिन अगर कुछ चीजें छूट गई हैं, और इसे हम छूटना ही कहेंगे क्योंकि आपने ही कहा है कि जो चीजें और जो छूट गई हैं वो भी हम किसानों को दे देंगे। तो अगर ये जो कुछ चीजें छूट गई थी या उनका हक देने में अगर आपसे कहीं कोई चूक हो गई थी तो वो आप पहले ही कर देते, तो शायद किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। सुनिए विवेक जी सुनिए बहुत ध्यान से, सबने आपकी बात सुनी है। पैनल में और भी गेस्ट बैठे हैं, सबकी बात हमें सुननी है। और सबसे पहले आपकी ही बात को क्योट करके मैं कह देता हूं कि जैसे आपने कहा, मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, आपने ही कहा है कि अपना हक मांगने का सबको अधिकार है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके हक को, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने प्रयास नहीं करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हक को पूरी तरीके से देने में कुछ चूक हो गई, जिसकी वजह से आज संपूर्ण किसान सड़क पर है। और ना सिर्फ पंजाब और हरियाणा का, बल्कि अब उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, सब जगह से किसानों को समर्थन मिल रहा है, किसानों के इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसानों के इस आंदोलन में जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वहां पर एक भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं है। किसान खुद इसको इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारे इस आंदोलन में ना आए। हम हमारे इस आंदोलन को राजनीति की भेंट चढ़ते हुआ नहीं देखना चाहते। खैर, चंद्रमोहन जी आपके पास में आना चाहूंगा, उसके बाद मंजीत जी आपके पास में आऊंगा। चंद्रमोहन जी, जिस प्रकार से अब संपूर्ण देश किसानों के साथ में खड़ा है और खुद विवेक जी ने कहा है कि सबको अपना हक मांगने का अधिकार है, तो यानी कि ये तो बात सही हो गई और इस बात को इन्होंने खुद ने पुष्टि कर दी कि हक को पूरी तरीके से देने में कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। चंद्रमोहन जी देखिए, बिल्कुल इन्होंने अपनी बातों में बहुत सारी बातें बोली। उन बातों में इन्होंने बोला कि इन्होंने किसान को दिया जी। देखिए, किसान के इतिहास में सबसे ज्यादा आंसू-गैस गोले किसान को इन्होंने दिए। इस सर्द सर्दी के अंदर किसान पे पानी की बौछारें इन्होंने दिए जी। इस सर्द सर्दी के अंदर लाठी से प्रहार इन्होंने करा जी। उस किसान अन्नदाता से, जो अन्नदाता इनसे लेटर लिख के प्रधानमंत्री पे 2 दिन का वक्त मांगकर उस ऐतिहासिक जगह पर अपना धरना लाके आपसे बात करने को आ रहा था, उससे पहले आपने उसको एक आतंकवादी, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक ने गुंडा, एक ने जाने के और नहीं मर जाते, एक जो हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर है वो तो कह रहे हैं कि इनमें से किसान ही नहीं है, क्योंकि इनकी नजर में किसान वो है जो फटे हुए हाल हो, फटे कपड़े में हो, आसमान की तरफ देखता हो और हाथ में कटोरा पकड़ा हो जी। इनको समृद्ध किसान नहीं लगा है, क्योंकि इन्होंने किसान को नोच के खाया है। झूठे जुमलों की पार्टी, जब जुमले पूरे नहीं होने के कारण आज आपके सामने किसान आके खड़ा हुआ है। यही वो किसान है जिसने 2014 के परिवर्तन की लहर के अंदर जिस बातों को आपने करा था और आपको ताज पहनाया था, आज वही किसान है जो आपकी जय जयकार करता था। आज वही किसान है जो नरेंद्र मोदी की आयात करता है और भाजपा की आयात करता है, किसी भी संगठन का सहारा नहीं लेता। उसके बाद भी भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आती कि वो बेइज्जती किसकी कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल विपक्ष की या मेरे देश के उस अन्नदाता की जो अन्नदाता भगवान से भी लड़कर धरती को चीरकर अन्न पैदा करके लाके देता है जी। तो बड़ी शर्म की बात है। ये लोग राजनीति के अंदर इतना लिप्त हो गए हैं, ये लोग झूठे जुमलों को भूल गए हैं। किसान आपसे क्या मांग रहा है? किसान बेसिक आपसे मांग रहा है कि एमएसपी की रेट जो चलता आ रहा था, जो अड़ती के अंदर जो आपकी मंडियां थी, उसके अंदर जो सैचुर रेट है, आपने उसके ऊपर एक मंडी और बना दी अपने 5 मित्र मंडियों के लिए। उस मित्र मंडलियों की मंडली के अंदर वो जो चीज लेगा, शायद विवेक जी को ज्ञान नहीं है कि देश के अंदर, एक उमंग जी मेरी इको हो रही है, आवाज थोड़ा कम कराइए जी जी। इनको शायद ज्ञान नहीं है कि 80% किसान इस देश में ऐसा है जिसके पास 5 से 3 एकड़ तक की जगह है।
जी। जो व्यक्ति अपने पास 40 टन या 20 टन या 50 टन गेहूं या 50 टन या 40 टन कोई चीज उपज करता है, उसके पास इतने संसाधन भी नहीं है और वो पहले भी कहीं ना कहीं जाके अपना सिस्टम बना देता है। और उसके बाद उमंग जी शायद भूल गए हैं कि जिन नेताओं की धरोहर से भाजपा आज खड़ी हुई है, उसमें अरुण जेटली, उसमें सुषमा स्वराज, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, जो सदन के अंदर खड़े होकर विपक्ष की आवाज बन के इसी 38 कानून को, इसी एमएसपी के लिए विपक्ष में होते आवाज उठाते थे। तो चाल चरित्र कथनी भाजपा की बिल्कुल विपरीत है। जब भाजपा विपक्ष में होगी तो उसके नारे और उसकी वादे दूसरे होंगे। सत्ता में आने के बाद वो अपने मित्र मंडली क्रोनिक कैपिटल के अधीन हो जाएगी। चंद्रमोहन जी, कहीं ना कहीं इस बात को तो खुद बीजेपी के ही नेताओं ने क्लियर कर दिया है कि कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से जो वादा कर रहे हैं, खुद कृषि मंत्री जो किसानों से वादा कर रहे हैं, तमाम मंचों से उन्होंने वादा किया, खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो वादा किया उसको इन्हीं के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने झुठला दिया। खैर ये अलग बात है, ये चर्चा का विषय नहीं है। मंजीत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज 5वें दौर की वार्ता लगातार जारी है और अब आपके आंदोलन को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं अब आपने भी दृढ़ होकर अपना निश्चय बता दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे मंजीत जी इस पर? जी नमस्कार जी सर, ये है कि पहली बात तो ये कि जो मोदी सरकार ने अब तक हठ वाला रवैया अपना रखा है, आज तक मोदी जी ने डायरेक्टली किसानों के साथ बात करने को भी जरूरत नहीं समझी है जी। तो उसमें ये आप बताइए कि जो लोग माताहत लोग हैं मोदी जी के, उन लोगों से किसानों के नेता बात करते हैं, फिर वो बात वहां पहुंचती है तो डायरेक्ट मोदी जी जब मन की बात करने के लिए रेडियो पे आते हैं तो मोदी जी काहे नहीं किसानों के साथ बैठते आकर के? जी, सबसे पहले एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि हमें वहां पे मैं अभी आया हूं वहीं से 6 दिन के बाद, आज वापस घर पहुंचा हूं कपड़े लत्ते चेंज करने के लिए। तो वहां पे इतनी गंदी सियासत अपनाई जा रही है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। वहां पे लड़कियां भेजी जा रही हैं किसानों को बदनाम करने के लिए, वहां पे चोर उचक्के भेजे जा रहे हैं। तो जी बोलिए मंजीत जी। नहीं, ये आरोप वाली बात नहीं है, ये जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। हमने 16 लड़कियां पकड़ी हैं वहाँ पे, हमने वहाँ पे 16 लड़कियां पकड़ के पुलिस के हवाले की हैं। तो ये उस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? और उन्होंने बोला है कि हमें डीसी को पानीपत में भेजा है। तो ये ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए, पंजाब का जो किसान है, हम पंजाब वाले जो देश की बहू बेटियों को बचाने वाले लोग हैं, हम लोग बहू बेटियों के साथ रेपिस्ट नहीं है। हम लोग हमारे रहते इलाके में सभी महिलाएं सभी जितनी भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो देश की बच्चियां हमारी अपनी बच्चियां हैं। हम उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। नारी शक्ति को बदनाम करते हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल आप लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। शब्दों का चयन कीजिए, ये बर्दाश्त नहीं किए जाने वाला शब्द है। विवेक जी सुनिए विवेक जी, शायद आपने मंजीत जी की बात ध्यान से नहीं सुनी। विवेक जी, आपने शायद मंजीत जी की बात ध्यान से नहीं सुनी। मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और उन्होंने सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करी, उन्होंने चोर उचक्कों की बात करी है। और सुनिए विवेक जी पूरी बात सुनिए। विवेक जी पूरी बात सुनिए। मैं आपको पहले बता देता हूं ना उन्होंने क्या कहा, क्योंकि शायद आपने पूरी बात सुनी नहीं। उन्होंने कहा ऐसे जितने भी समाज के दुश्मन जो लोग हैं जो वहां पर भेजे जा रहे हैं, उनको इन लोगों ने पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया है। अगर ये गलत बोल रहे होते तो पूछ लीजिए, पुलिस आपने ही वहां पर लगा रखी है। क्या ये झूठ बोल रहे हैं? क्या आप वहां पर गए थे? मंजीत जी वो किसान नेता है जो 6 दिन वहां रहकर आए हैं। तो या तो ये झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आप वहां पर गए थे? क्या आपको पता है? पहले आप वहां पर जो पुलिस प्रशासन मौजूद है, पहले आप उससे कंफर्म कीजिए, उसके बाद आप मंजीत जी पे कोई आरोप लगाइए।
डीएसपी राजेश कुमार थे वहाँ पे, डीएसपी राजेश कुमार के हवाले किया हमने उन लोगों को। लिस्ट तैयार कीजिए कि ऐसे ऐसे लोग हमारे आंदोलन में आते हैं, और ऐसे लोगों से मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार उन लोगों को किसने भेजा हुआ है, उनका भी भैया नाम बता दो कि इन लोगों ने इनको भेजा हुआ है, उनका तो नाम बताइए नहीं, सिर्फ पूरा विवेक जी ये भी जांच का विषय है। आपकी ही पुलिस ने पकड़ा है, आपकी ही पुलिस ने पकड़ा है, आप वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन मौजूद है आप उनसे पूछिए ना, मंजीत जी थोड़ी जांच करके बताएंगे। आप कह रहे हैं कि हमारी पुलिस ने पकड़ा है, हमारी पुलिस फिर भी देख लो कितना मुस्तैद है कि आंदोलन। अरे विवेक जी फिर आपको मैं बीच में टोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रहा हूँ विवेक जी। मंजीत जी एक सेकंड आपकी बात में एक बार क्लियर समझा देता हूँ विवेक जी को। आपने कहा आपकी पुलिस मुस्तैद है, इतनी मुस्तैदी आपकी पुलिस ने दिखाई कि उस आंदोलन में कुछ समाज विरोधी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको पकड़वाने वाले भी यही किसान हैं जो अपने आंदोलन को इन लोगों से बचाना चाहते हैं, जो अपने इस आंदोलन को राजनीति की भेंट चढ़ने से बचाना चाहते हैं। आपने एक बात तो आपने पकड़ ली, लेकिन पूरी बात आपने नहीं सुनी विवेक जी। सुनिए विवेक जी, अगर ऐसा होता, अगर ये किसान ऐसा करना चाहते तो क्यों नहीं वहां पर एक भी राजनीतिक पार्टी का बंदा वहां पर मौजूद है? क्यों नहीं आपकी विपक्षी पार्टी के जो लोग भी आपकी बुराई करते हैं, जो आप कहते हैं, क्यों नहीं वहां पर मौजूद है विवेक जी? आंदोलन होना अलग बात है, लेकिन हिंसा हम किसी भी तरह से तो विवेक जी मंजीत जी बता तो रहे हैं आपको। विवेक जी मंजीत जी वहां पर थे, सुना नहीं विवेक जी आपने? तो उसकी जगह विवेक जी फिर वही बात, बिना पूरी बात सुने आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। विवेक जी बिना पूरी बात सुने आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। मंजीत जी वो व्यक्ति है जो उस जगह मौजूद थे, क्या आप वहां पर मौजूद थे? अगर आपका प्रूफ चाहिए तो आपका पुलिस प्रशासन वहां पर है, उनसे प्रूफ लेकर आइए, फिर आप आरोप लगाइए। आप वहां पर थे नहीं और आप आरोप लगा रहे हैं। किसान ने जबर का विरोध खबर से किया है, भाजपा के लोग हमने जबर का विरोध बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत सब दिखाई दे रहा है कि कौन क्या देख रहा है, कौन क्या नहीं देख रहा है। खैर लिस्ट दे दीजिए हमारे लिए विवेक जी फिर मैं आपसे कह रहा हूं, बिना पूरी बात सुने आप किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए। इस चर्चा में ये नहीं होता, बिना पूरी बात सुने आप किसी पर आरोप मत लगाइए। मंजीत जी वहां पर मौजूद थे। सुनिए विवेक जी, अगर आपको आरोप लगाना है आप प्रूफ लेकर आइए, फिर आरोप लगाइए ना। मंजीत जी वहां पर मौजूद थे, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, मंजीत जी खुद वहां पर मौजूद थे और उन्होंने आरोप नहीं लगाया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं पूरी बात सुने उसके बाद बोलें। मंजीत जी ने यह कहा है कि जो समाज विरोधी लोग हमारे आंदोलन में थे उनको हमने पुलिस के हवाले करा है। अब ये मंजीत जी जांच करवाएंगे क्या कि वो कौन लोग थे? वो जांच तो पुलिस प्रशासन करेगा, आपकी सरकार करेगी। आप जांच करवाइए, लेकिन बिना जांचे किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए। हमारी चर्चा में ऐसा नहीं होता है। खैर राहुल लाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। मंजीत जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल जी बोलिए। देखिए मैं एक चीज बार बार कह रहा हूँ कि विवेक जी ने हमारे भी एक बात का खंडन किया बिना सुने हुए जी। मैंने ये चीज कहा कि भाई 2022 तक किसानों के आय को डबल करने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का आज का लक्ष्य नहीं था, 2016-17 का लक्ष्य था जी। भाई सारा जब उसके लिए जब नीति आयोग में कमेटी बनी, अशोक दलवाई कमेटी, तो उस कमेटी से खुद सरकार ने पूछा कि कैसे आय को डबल करेंगे, तो उस कमेटी ने बोला था उसी समय से कि आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% करना पड़ेगा। आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अब तक 2.5% से 3.5% तक गुजर रहा है जब हम लोग 2020 में हैं। तो बताइए विवेक जी 2022 में किसानों की आय डबल कैसे होगी? ये तो इस आंदोलन से पहले की ही बात कर रहा हूँ ना मैं कोई इस आंदोलन के बीच का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सारा बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसानों के प्रति इतने ही गंभीर थे तो आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इतना नीचे क्यों रहता है? जबकि देख लीजिए आप उसमें कोई सहयोग भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उसके बावजूद भी किसान लगातार इतना मेहनत करते हैं। तो ये आप हमें ये बताइए कि क्या किसान खेतों में काम करते हैं या फिर सड़कों पे आके काम करेंगे? उनके लिए विवेक जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। विवेक जी पहले तो मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं, बिना पूरी बात सुने किसी के ऊपर आरोप कोई भी नहीं लगा सकता। इस चर्चा में ऐसा नहीं होता है। और राहुल लाल जी एक राजनीतिक, सुनिए विवेक जी पूरी बात सुनिए, राहुल लाल जी एक राजनीतिक विश्लेषक है, वो किसी पार्टी को प्रेजेंट यहां पर नहीं कर रहे हैं। मंजीत सिंह जी किसान नेता हैं और वो किसान नेता हैं जो 6 दिन उस आंदोलन में वहां पर रहकर आए हैं, जो मौके पर वहां पर मौजूद थे। और कांग्रेस से आपको अगर बात करनी है तो उसके लिए चंद्रमोहन जी यहां पर बैठे हैं, उनसे आप बात कीजिए। लेकिन
लेकिन उनके ऊपर भी आप बिना किसी प्रूफ के आप आरोप तो नहीं लगा सकते विवेक जी। और सीधी सी बात है, सुनिए विवेक जी, सुनिए विवेक जी, ये आरोप ही लगा रहे हैं आप। सुनिए अब मेरी बात, 2016 को ये चीज कही गई थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और राहुल जी का सीधा सा सवाल है, और किसान नेता भी यहां पर बैठे हैं और विपक्ष भी यहां पर बैठा है, और विपक्ष का काम है, आप भी विपक्ष में थे, आप भी आरोप लगाते थे, आप भी सरकार से सवाल पूछते थे, तो विपक्ष भी सवाल कर रहा है, किसान नेता भी सवाल कर रहे हैं। और राहुल लाल जी का भी यही सवाल है कि 2016 से हम 2020 में आ गए हैं, 12% तक की किसानों के लिए वृद्धि की बात कही गई थी, लेकिन वो अभी सिर्फ 2.5 से 3% है, और 2 साल बचे हैं 2022 में। 2 भी क्यों, ये 2020 भी खत्म ही होने वाला है। तो किस प्रकार से आप आय दुगनी कर रहे हैं यहाँ पर, और ये तो आंदोलन अब हुआ है। देखिए, जिस तरह से ये विपक्ष अनगढ़, जिस तरह से अपने ये विपक्ष ने नहीं कहा विवेक जी, विपक्ष ने नहीं कहा। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ विवेक जी, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि पूरी बात आप सुन नहीं रहे हैं, बिना पूरी बात सुने आप किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। ये चीज विपक्ष ने नहीं कही है, ये हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, जो हर चीज का एनालिसिस करते हैं, उन्होंने कही है। और आप बता दीजिए अगर ये गलत है तो आप बता दीजिए, अगर ये गलत है तो आप इसको गलत ठहराइए, मना नहीं कर रहे, लेकिन प्रूफ के साथ ठहराइए। बिल्कुल, मैं आपको 10 सेकंड में जानना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने किसान की सम्मान की बात की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मान निधि। विवेक जी, किसान के सम्मान की बात, किसानों के साथ खड़े होने की बात तो हर राजनीतिक पार्टी करती है। विवेक जी सुनिए, विवेक जी सुनिए, किसानों के साथ खड़े होने की बात, किसानों के साथ हमदर्दी की बात, किसानों के सम्मान की बात तो हर राजनीतिक पार्टी करती है। आपने क्या नया किया? हमने खड़े होकर नहीं, हमने तो करके दिखाया है। क्या करके दिखाया? इसीलिए किसान आज सड़कों पर है, ये करके दिखाया आपने विवेक जी। हम जमीन पे काम करते हैं, विवेक जी ये आपने करके दिखाया कि किसान सड़कों पर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम बातें करते हैं, हम उनकी बातों को नहीं झुटला रहे, लेकिन उनकी बातों को खुद उनके 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने झुटला दिया अभी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। तब तो आप कुछ नहीं बोले। क्या आप बोलेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को? क्या आप बोलेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को, जिन्होंने ये कह दिया कि हमारे राज्य में किसी अन्य राज्य का किसान आके अपनी फसल नहीं बेच सकता, और अगर बेचेगा हम उसे जेल में भेज देंगे? ये तो आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम किसानों से सहानुभूति रखते हैं। ऐसी सहानुभूति रखेंगे आप? जिस तरह से आप लोगों ने ही मुझे बताया है कि आखिरकार किसान। बहुत बढ़िया बात विवेक जी, आप उस चीज पे तो आप आरोप लगा सकते हैं जो आपने देखी नहीं है, और जो आपके खुद के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं कि आपने बताया है। आप ऐसे आप किसानों का भला करेंगे? कौन खड़ा हुआ है आज भी बता दीजिए कि आज भी किसानों के साथ कौन खड़ा हुआ है, किसानों की हित की बात कौन कर रहा है? चलिए ठीक है विवेक जी, आएंगे आपके पास भी आएंगे, आपका भी जवाब लेंगे और आपको भी बताएंगे कि कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। चंद्रमोहन जी, आपका भी मैं जवाब लूंगा, बहुत देर से आप भी हमें सुन रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे, और चंद्रमोहन जी आपके पास में आएंगे सीधे। बिरयानी मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। बात कर रहे हैं किसानों के इस आंदोलन की, जिसके लिए आज 5वें दौर की वार्ता 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। और देखने वाली बात यह कि पूरा देश आज इस वार्ता के ऊपर नजर गड़ा के रखा हुआ है कि क्या किसान और सरकार के बीच का गठजोड़ टूटेगा या नहीं। ये तो 2 बजे के बाद ही पता पड़ेगा। खैर, हमारे साथ में इस चर्चा में राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए, चंद्रमोहन शर्मा जी नेता हैं कांग्रेस के, वो जुड़े हुए हैं, मंजीत सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए किसान नेता हैं, और विवेक पाठक जी हैं बीजेपी नेता हैं। चंद्रमोहन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए चंद्रमोहन जी, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, हमारे जो भाजपा के मित्र हैं वो बहुत देर से बातें कर रहे हैं। मैं उनकी एक बात बताऊं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ये बोलते हैं कि
वन नेशन वन उसकी बात करते हैं जी जी, और उसी की बात का जो आपसे जब वो जवाब मांग रहे थे, जब आपने जवाब दिया उसी में तिल मिला पड़े जी, जबकि वो वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं, उसकी ढोल वहीं खुल जाती है। उन्हीं के मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर बाजरा के लिए लेने को तैयार नहीं होते और वो किसानों को इस बात की ताकत बताना चाहते हैं कि मैं जो कानून लेके आ रहा हूं, जिस कानून के अंदर जो किसान आपसे मांग रहा है एमएसपी का, उसके अंदर आपने जो अपने मित्र मंडलियों को फायदा देने के लिए रातों रात के अंदर अध्यादेश लाके सदन के अंदर बिना कार्रवाई करे हुए अगर विपक्ष और कांग्रेस दल इस सदन पे चर्चा करके विशेष समिति के पास जाना चाहता था तो आपने कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया। उसके बाद रात के पहर के अंदर विकास गमनी के साथ अध्यादेश लाके इसको पारित कर लिया जी। मैं विवेक जी से पूछा था कौन सी जुड़ी है 70 साल के इस विकास के अंदर आपको इतनी जल्दी से अध्यादेश लाने की जरूरत थी जब हमारे देश के अंदर लगभग 15 करोड़ 565 करीब खेती की जगह है, उसके अंदर अभी भी 50% खेती जो है वो नेचुरल प्राकृतिक चीजों पे डिपेंड करती है। उसके अभी जो मैंने पीछे बोला 85% किसान 3 से 4 एकड़ का मालिक है और उसके अंदर 3 से 4 एकड़ का अंदर जो किसान बचता है उसके पास संसाधन ही नहीं है जी। वो काश्तकार मजदूर की तरह या तो अपने जिम्मेदार या अपने आड़ती के साथ सहयोग से खेती करता है। और इसी आवाज को पहले की सरकारें हमेशा इस बात को कहती रही कि जो एमएसपी का रेट है जो उसको आड़ती की तरफ से मिलता है उसको तो आपने दलाल कह के ब्रोकर कह के बंद कर दिया। जो आपके अपने मित्र मंडली जिसके अंदर आप इसको डालना चाहते हैं क्या वो बड़े दलाल के रूप में डालना चाहते हैं कि वो देश का अन्न 16 रुपए में ले और 100 रुपए में बेचे, जो प्रॉफिट किसान को मिलना चाहिए वो आपके पास जाए क्योंकि वो आपके इलेक्शन को मैनिपुलेट करता है। और अगर देश का किसान किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं मांगकर अपनी आवाज के लिए खड़ा है दिल्ली पे और बॉर्डर पे खड़ा है, आपसे बात करना चाहता है तो आप उसको क्या बोल देते हैं जो मैंने पिछले वक्तव्य में बात करी आपसे। अभी हमारे बीच में हमारे किसान नेता मंजीत सिंह जी बैठे हैं, क्या ये कभी आपने इनको चैनल में देखा? क्या कभी इन्होंने किसी आवाज के लिए खड़े, आज अपनी आवाज लेके आपके सामने खड़े हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उनके साथ भी राजनीति करते हैं। आप भूल जाते हैं जब आपने झूठ और जुमलों की राजनीति करते हुए देश के किसान से वोट मांगा था तो देश के किसान ने भाजपा कांग्रेस को देखा नहीं था, उन्होंने किसी एक शख्स को देखा था जिसको उसकी उम्मीद जागी थी। लेकिन आज वही पोल खुल गई उस शख्स की जिस शख्स ने जुमले देके देश की गरीब जनता और किसान से वोट लिए थे। आज उसने उन्हीं की वोट और उन्हीं के रोजी को देके अपने मित्र मंडलियों को दे दिया। जिस तरह से आपने बैंकों का पैसा अपने फ्रॉड मित्र मंडलियों को दे के देश से बाहर कर दिया। आज आपके अंदर देखिए सीधी सी बात है उमंग जी, इस पैंडेमिक के अंदर जहां जीडीपी डाउन हुई उसी जीडीपी के अंदर 2.3 कृषि जीडीपी ग्रोथ बढ़ी क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर था जिसने ग्रोथ करी। उसके ऊपर इनके मित्र मंडलियों की बड़ी पैनी नजर पड़ी और पॉलिटिकल प्रेशर से उन्होंने रातों रात अध्यादेश लाकर इसको कब्जा करना चाहा एमएसपी के थ्रू किसान की इनकम के ऊपर जी। और सरकार उनके आगे नतमस्तक है। इससे किसान ने इसका विरोध नहीं करा, सरकार ने उसका विरोध नहीं करा, लेकिन उसी सरकार के पुराने नेता इस चीज का विरोध करते थे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात में भी ये 56 इंच की सीने वाले मुख्यमंत्री थे, तब वो भी उसी समय यूपी सरकार की इसी बात का विरोध करते थे और एमएसपी का समर्थन करते थे। तो मुझे विवेक जी आप ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चीफ मिनिस्टर भी गुजरात के थे, तो उस समय वो सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हैं? या सुषमा स्वराज और अरुण जेटली उस समय सच बोल रहे थे भाजपा नेता के रूप में? चलिए चलिए इनका जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी विवेक जी का जवाब ले लेते हैं। जी चंद्रमोहन जी विवेक जी का जवाब लेते हैं। विवेक जी आपका जवाब बिल्कुल लेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है, सुनिए विवेक जी, आपसे गुजारिश है जो सवाल पूछा है सिर्फ उसी का जवाब दीजिएगा। मैं उसी पर आ रहा हूँ। बोलिए विवेक जी, बिल्कुल। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, 70 साल नाम लिया, उसके बाद फिर आगे 70 साल के बाद दलाली पर। अरे भाई साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ पिछली 70 सालों में हुआ क्या था सिर्फ दलाली के अलावा? और बात करते हैं दलालों की, दलालों को ठिकाने किसने लगाया था? विवेक जी फिर आप कहेंगे कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। विवेक जी फिर आप कहेंगे कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब जवाब ही होता है। आप जवाब दीजिए ना। मैं वहीं आ रहा हूँ। क्या आप चलिए इसमें थोड़ा मैं भी जोड़ देता हूँ।
क्या सुषमा स्वराज जी ने, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने ये नहीं कहा था संसद में कि असली किसान का दोस्त आड़ती होता है? सरकार के पास तो वो बाद में आता है, जब भी उस किसान को ज़रूरत होती है पैसों की तो वो इन्हीं आड़तियों के पास में जाता है और वही सबसे पहले किसान की मदद करता है। क्या नहीं कहा था उन्होंने? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब यूपीए सरकार थी, तब उन्होंने इसी एमएसपी को लेकर जो आज वो लिखित आश्वासन नहीं देना चाहते हैं, आप लोग उन्हें लिखित आश्वासन नहीं देना चाहते हैं, इसी एमएसपी को लेकर यूपीए सरकार का विरोध करा था? क्या ऐसा नहीं हुआ था? और अगर ऐसा हुआ था तो जाहिर सी बात है चंद्रमोहन जी का सवाल बिल्कुल गलत नहीं है, या तो वो उस समय गलत थे या वो आज गलत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार ऐसे इस बिल में आखिरकार इनके लिए क्या लग रहा है जो इतने ये चिंता युक्त हो चुके हैं? मैं जानना चाहता हूं, ये बिल पास होने के बाद में कुछ बात अगर नहीं हुई थी, अगर बात करना चाहते तो आज भी बैठक चल रही है और बैठक होने वाली है, इसका निष्कर्ष निकलेगा कुछ एक बिंदुओं पर और वो बिंदु भी पूर्ण रूप होने वाले हैं। विवेक जी, आपने खुद ने ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप खुद ही ये बोल रहे हैं कि अगर इस बिल में कुछ छूट गया था, आपने शुरुआत में भी बोला, आपने फिर अभी बोल दिया कि ये बिल जब पास हो गया था तब कोई क्यों नहीं आया विरोध करने? अरे जब इस बिल का मसौदा पढ़ा जा रहा था तब भी इस बिल का विरोध किया जा रहा था विवेक जी, और आप खुद कह रहे हैं, ये चंद्रमोहन जी ने नहीं कहा, ये मनजीत सिंह जी ने नहीं कहा, ये राहुल लाल जी ने भी नहीं कहा और ये मैंने भी नहीं कहा। ये आपने ही कहा है कि इस बिल में अगर किसानों के कुछ बिंदु छूट गए हैं तो बातचीत कर लेते। इसका मतलब आप मान रहे हैं ना कि कुछ छूट गया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या छूट गया था जो आप इतने चिंता युक्त है? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है ये, ऐसा क्या छूट गया था जो है इस बिल से आप इतने चिंता युक्त हो गए हैं, अपने मार्ग को भटक गए हैं, जो कि किसानों को बरगला रहे हैं कि ये बिल आपके खिलाफ है, जबकि ये बिल ही समर्थन करता है किसानों की आय को दुगने करने का, किसानों की सहायता करने के लिए, किसानों को आगे बढ़ने के लिए, किसानों के लिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या छूट गया। आपका सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ क्या कुछ छूट गया, आपको अपडेट भी कर देता हूं, क्योंकि बिना अपडेशन के आप आते हैं, आपको पता नहीं होता है। मुख्यमंत्री शिवराज जी की भी बात आपको नहीं पता थी, मनोहर लाल जी की भी बात आपको नहीं पता थी। एक और बात मैं आपको बता देता हूं तो शायद आपको नहीं पता होगी, सरकार की तरफ से यह जानकारी आ रही कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन मिल सकता है किसानों को। ये चलिए मैं आपको बता देता हूं, यानी कि अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो चीज जो आप बार बार बोल रहे हैं कि इस बिल में क्या छूट गया था, क्या छूट गया था, अब आपको पता पड़ गया क्या छूट गया था। अगर ये पहले ही दे देते, 8 दिन 9 दिन 10 दिन पहले ही ये चीज दे देते तो ये आंदोलन नहीं होता। अब तो आपको पता पड़ गया क्या छूट गया था, अब आप क्या बोलेंगे विवेक जी? आंदोलन को कराने वाले या करने वाले भी, अरे विवेक जी आपने एक सवाल करा, विवेक जी सुनिए विवेक जी, आपने एक सवाल करा, उस सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया, अब आप क्या बोलेंगे? मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूँ, बता दिया ना विवेक जी। नहीं जवाब सवाल करना चाहता हूं। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इन लोगों को बिल से परेशानी क्या थी? विवेक जी आपको किसने कहा कि बिल से परेशानी थी? अरे बिल से परेशानी नहीं थी तो फिर आखिरकार ये आंदोलन बिल से परेशानी नहीं थी विवेक जी। मैं अभी मनजीत सिंह जी से ही पूछ लेता हूं, बिल से कभी भी किसानों ने नहीं कहा कि इस बिल से परेशानी है। उनको परेशानी थी कि एमएसपी का लिखित आश्वासन क्यों नहीं है, उन्हें परेशानी थी कि अगर किसानों को कुछ समस्या होती है तो उनके लिए न्यायालय के रास्ते क्यों नहीं खोले गए हैं। ये दो मुख्य परेशानी थी उनको, और एमएसपी पर लिखित आश्वासन मिल सकता है ये सरकार ने आपकी ही कह दिया, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और अब आपको पता पड़ गया ना किस चीज से परेशानी थी। देखिए परेशानी किसानों को नहीं, जितनी परेशानी विपक्ष को है शायद किसान को नहीं है। और किसान चलिए ठीक है विवेक जी, ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ पैनल में। विवेक जी माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, हमारे साथ में पैनल में और भी लोग हैं, हमें उनकी भी बातें सुननी है। मनजीत सिंह जी बहुत देर से हमारी बात सुन रहे हैं। मनजीत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन मिल सकता है और साथ ही साथ न्यायालय का भी रास्ता आपके लिए खोला जा सकता है। मंजीत जी क्या कहेंगे? बस ये दो ही बातें थी जो जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ है कि हमें किसानों को ये अधिकार होना चाहिए, पहले के लिखित रूप में ये दिया जाना चाहिए कि एमएसपी हमारा होगा, ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने रास्ता कोर्ट में अदालत का जो रास्ता बंद कर दिया था वो भारत की लोकतंत्र का, लोकतंत्र पे एक बड़ा क्वेश्चन था कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उससे किसान मर रहा है। किसान की जो निजी जिम्मेदारी है वो उसको लेने से भाग रही थी गवर्नमेंट। अब उसके ऊपर अगर ये बात हो रही है
तो अच्छी बात है। इससे इससे ज्यादा तो हम कुछ मांग ही नहीं रहे। हम कब कह रहे हैं कि हमें भारत का कानून से कोई दिक्कत है? अरे हम तो कुर्बानी देने वाले लोग हैं। हम लोगों ने जलियांवाला बाग में भी कुर्बानी दी थी, और आज जितना 10 लाख लोग वहां पे बैठा हुआ है दिल्ली के बाहर, सब लोग दूसरा जलियांवाला की वेट कर रहे हैं कि आप चलाओ गोली, हम जय जवान जय किसान गाएंगे। इससे अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि आप हमारा एमएसपी के ऊपर हमारा समर्थन मूल्य है जो उसकी गारंटी कीजिए, और दूसरा जो हमें अदालत में अगर किसी को किसी बात से किसान को कोई मजबूरी है, किसान को कोई दिक्कत है, तो उसके लिए हम लोग अदालत जा सके। हमें अदालत से बाहर क्यों किया जा रहा है? अदालतों तक पहुंचने ना पहुंचने की हमें वो क्यों दी जा रही है? चलिए मंजीत जी, अब आपने ही कह दिया है और विवेक जी ने भी शायद अब सुन लिया होगा कि आखिरकार परेशानी किस वजह से थी, और जाहिर सी बात है चंद्रमोहन जी भी बहुत कुछ पूछना चाहेंगे विवेक जी से, आपके पास में आऊँगा। लेकिन मंजीत जी, एक छोटा सा आग्रह हमारा भी है आपसे, क्योंकि ये कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, तो कृपया जितने भी किसान नेता वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें कुछ कम उम्र के भी हैं, कुछ अधिक उम्र के भी हैं, तो कृपया इस कोविड-19 महामारी की जो गाइडलाइंस है उसकी भी पालना कीजिए, क्योंकि ठंड में खुले आसमान में आप लोग बैठे हैं, किसी न किसी की वहाँ पर तबीयत भी खराब होगी। तो अगर कोविड का चेक वहाँ पर हो रहा है तो कृपया कोविड का चेक करवाइए और कोविड से रिलेटेड दवाइयाँ भी लीजिए। आंदोलन आप कर रहे हैं, आपका हक है आंदोलन करना, बिल्कुल कीजिए, लेकिन कोविड-19 को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। मंजीत जी, चंद्रमोहन जी आपके जी बोलिए मंजीत जी। आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। हम लोग वहाँ पे खुद लोग जाकर के जो सीनियर सिटीजन हैं, जो प्रौढ़ उम्र के लोग हैं, उनको हम लोग दवाइयाँ भी दे रहे हैं, सब उनका ध्यान रखा जा रहा है। उनको हीट वगैरह का भी इंतजाम करके रखा हुआ है हम लोगों ने वहाँ पे। ऐसा नहीं है, हमें हमारे बुजुर्गों की फिक्र है, हमें हमारे बच्चों की भी फिक्र है, हमें पूरे देश की फिक्र है, इसलिए हम लोग ये आंदोलन को लेकर के निकले हैं। चलिए मंजीत जी, बिल्कुल आपने कहा और इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखिए, और जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो बहुत जल्द ये गतिरोध टूट सकता है। चंद्रमोहन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं चंद्रमोहन जी आप? चंद्रमोहन जी क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये 2014 अगर सच था कि 2014 में किसानों द्वारा सरकार चुनेगी, तो 2020 भी सच है जी कि देश का किसान उस सरकार से सेटिस्फाई ना होकर सड़कों पर उतरा। ये किसान अपनी मांग आपसे मांग रहा है, वो चोर नहीं है जिसे आप खालिस्तानी बोल रहे हो, जिसे आप पाकिस्तानी षड्यंत्रकारी बोल रहे हो, जिसे आप चाइना षड्यंत्रकारी बोल रहे हो, जिसे आप देशद्रोही बोल रहे हो। ये वो सिख कौम है जिन्होंने 1907 में ब्रिटिश हुकूमत के दांत भी इकट्ठे करे थे, पगड़ी संभाल और जट्टा तेरा बाल उड़ाया जा रहे। तो आपसे निवेदन है, आप देश के इस किसान को, अन्नदाता को आदर से बुलाओ, उसकी बात सुनो। वो आपसे अपने अधिकार की बात कर रहा है, आपसे अधिकार से कुछ नहीं मांग रहा। और भी सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने 73,000 करोड़ का लोन माफ करा था, ऐसे आप अपनी चीज में से कुछ नहीं दे रहे। चलिए चंद्रमोहन जी ठीक है चंद्रमोहन जी, बिल्कुल ठीक है। सरकार की तरफ से सूत्रों के वाले से खबर आ रही है कि जो 2 प्रमुख मांगे किसानों की थी वो शायद मानी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो ये गतिरोध भी टूटेगा, और फिर वाकई में जिस प्रकार से विवेक जी कह रहे हैं कि किसानों के सच्चे हितैषी ये हैं, इनकी भी बात फिर आगे जाके मान ली जाएगी। विवेक जी आपके पास में आऊंगा, राहुल जी आपके पास में आना चाहूंगा, उससे पहले समय बहुत कम है, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। राहुल जी, मैं यही कहूंगा कि सरकार बिल्कुल दिल बड़ा करके आए सामने में, और किसानों ने कम से कम 37 मुद्दों पे अलग अलग चीजें दी हैं, जिसके ऊपर पिछले दिन कृषि मंत्री ने कहा था कि सरकार काफी गंभीरता से विचार कर रही है, तो उसके अब कुछ और परिणाम आने चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जी इसका जो तीसरा कानून है, तीसरे कानून में यह है कि आप जब निर्यात करेगी कोई, यहाँ से किसान अगर निर्यात करेंगे तो निर्यात करने वाली कंपनियों के स्टॉक पे कोई सीमा नहीं होगी। और ये अच्छा प्रावधान था, लेकिन अब देखिए क्या प्रैक्टिकली कैसे लागू होता है। लासलगांव मंडी में जब प्याज का मूल्य 50 रुपया किलो तक पहुंच गया, जब वहां पे, और क्यों पहुंचा, तो श्रीलंका में काफी ज्यादा डिमांड हो रहा था भारतीय प्याज का, तब किसानों को थोड़ा लाभ मिलना शुरू हुआ कि तुरंत से वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से प्याज के निर्यात के ऊपर रोक लगा दी गई जी। तो सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इन सबों में तालमेल की भी कमी होती है। तो वो किस तरह का आप तालमेल बनाएं जिससे किसानों को नुकसान ना हो, किसानों को लाभ हो। जी ठीक है राहुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार के तमाम मंत्रालयों के बीच में भी आपसी समन्वय की काफी ज्यादा जरूरत भी होती है, और शायद यही वजह है कि आपसी समन्वय की भी कमी होगी, जो उदाहरण भी आपने दिया। खैर ठीक है, विवेक जी आपके पास में आना चाहूंगा, समय इजाजत बिल्कुल नहीं देता है, लेकिन फिर भी बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट, वो भी बिना किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए बिना। विवेक जी,
देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, विपक्ष उनमें सहयोग करे। किसानों को या देश के हर कोने में जिस मजदूर तक या किसी तक पहुंच नहीं पा रही हैं, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उन तक बताएं, उनको लाभ पहुंचाएं। इसी में उनकी भलाई है, देश की भलाई है, हमारी भलाई है, सबकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल विवेक जी, जैसा कि आपने कहा कि किसानों की मदद कीजिए, और अगर सभी पार्टियों से ये आग्रह है कि अगर वो सही में सब बोलते तो हैं कि किसानों के हितैषी हैं, किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन आज ये किसान भी जान गया है कि हमारे साथ में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और सिर्फ हम ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और ये इन किसानों ने साबित भी करके दिखा दिया। 10 दिन लगातार इनका आंदोलन लगातार जारी है और इन पूरे 10 दिनों में किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को इन्होंने मंच नहीं दिया और इस बात को इन्होंने मेक श्योर किया कि कोई भी समाज विरोधी भी इनके आंदोलन में शामिल नहीं हो, और अगर वो हुआ तो इन्होंने खुद ने उन्हें पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। तो ये तो सीखना चाहिए हर राजनीतिक पार्टी को कि किसानों के साथ में अगर खड़े हैं तो खड़े होकर दिखाइए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। खैर, राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सूत्रों के हवाले से खबर तो आ रही है कि किसानों की जो प्रमुख 2 मांगे हैं वो शायद मान ली जाएंगी और अब सबकी निगाहें 2 बजे होने वाली उस बैठक पर टिकी है जिसमें किसान और सरकार के बीच में 5वें दौर की वार्ता होने वाली है। इस वार्ता में क्या कुछ निकल के आएगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।